भारत ने रेगिस्तान में छोड़े सैकड़ों ब्लैक बक। जब सैटेलाइट ने तस्वीर खींची तो नजारा देखकर दुनिया रह गई हैरान। अमेरिका अरबों डॉलर झोंककर भी ऐसा नहीं कर सका। चीन पानी रोकने की चालें चलता रह गया, लेकिन भारत ने सिर्फ अपनी देसी तकनीक और प्रकृति के भरोसे ऐसा कमाल कर दिखाया कि हर कोई बोल उठा, यह है असली भूमि पुत्रों की बुद्धि। दोस्तों सोचिए जरा, वही राजस्थानी रेत जहां गर्मी इतनी कि दोपहर में हवा भी आग की तरह चुभती थी, वही कच्छ के मैदान जहां बारिश साल में गिनी चुनी बूंदें गिरती थी, वही जमीन जहां बीज डालना मतलब कोशिश बर्बाद। लोग मान चुके थे कि यह धरती अब कभी हरी नहीं हो सकती, लेकिन भारत ने कह दिया, जहां हमारी मिट्टी है वहां उम्मीद भी है। और बस यहीं से शुरू हुई यह कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने रेगिस्तान को सांसें वापस दे दी। यह कहानी है हिम्मत की, जिद की और उस साथी की जिसे हम लगभग भूल चुके थे। हम सोचते रहे मशीनें, ड्रोन, बड़े बड़े पंपिंग प्लांट, विदेशी सिस्टम ही दुनिया बदलते हैं, लेकिन इस बार खेल पलटा एक जानवर ने। हाँ, जानवर, ब्लैक बक और नीलगाय, वही जो कभी हमारे गांवों की शान हुआ करते थे, वही जिनकी दौड़ से मिट्टी भी संगीत सुनती थी। इंसान की गलती से उनकी संख्या कम हो गई, लेकिन प्रकृति ने उन्हें एक वरदान दिया था, धरती को जगाने का वरदान। दोस्तों पूरा जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेगा। तो अगर आप भी भारतीय वैज्ञानिकों के इस कमाल पर गर्व महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों अब सवाल उठता है, जानवर कोई जमीन कैसे हरा कर सकता है? और यहीं छुपा है पूरा जादू। ब्लैक बक जब मैदान में चलते हैं तो उनके खुर मिट्टी की ऊपरी परत को हल्का हल्का तोड़ देते हैं। यह काम वैसा ही है जैसे किसान हल से जमीन को नरम करता है, लेकिन फर्क यह कि ये जानवर जमीन को उथली नहीं, सही गहराई से सांस लेने लायक बनाते हैं। जैसे ही बारिश आती है, पानी मिट्टी में अंदर तक उतर जाता है, ऊपर ऊपर बहे बिना जमीन की नमी लौटती है। मिट्टी में बंद पड़े पोषक तत्व फिर जाग उठते हैं और धीरे धीरे घास उगने लगती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ब्लैक बक और नीलगाय घास को जड़ से नहीं उखाड़ते जैसे कुछ जानवर करते हैं, वे सिर्फ ऊपर से काटते हैं, जिससे घास और तेजी से बढ़ती है। और उनका गोबर, वह तो इस मिट्टी के लिए सोने की खाद है, पोषक तत्वों से भरा हुआ। साथ ही उसमें होते हैं अलग अलग पौधों के बीज, यानी जहां भी ये घूमते हैं वहां जीवन फैलता है। तो भारत ने क्या किया? इन जानवरों के बड़े बड़े झुंड बनाए, उन्हें एक नियंत्रित क्षेत्र में छोड़ा और फिर प्रकृति को अपना खेल खेलने दिया। लेकिन भारत सिर्फ भरोसा करके नहीं बैठ गया, यहाँ बात थी रणनीति की। इसरो ने ऊपर से सैटेलाइट मॉनिटरिंग शुरू की। बदलती मिट्टी की नमी, घास के फैलाव, पानी का प्रवाह, सब कुछ ट्रैक किया गया। जमीन पर सेना की इंजीनियरिंग कोर तैनात की गई ताकि हर बदलाव को संभाला जा सके। और धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगा। पहले साल कुछ खास नहीं, बस हल्की हल्की हरी लकीरें। दूसरे साल हरे धब्बे। तीसरे साल यह धब्बे मिलकर हरे द्वीपों की तरह दिखने लगे। चौथे साल तस्वीर कुछ और थी और पांचवें साल तो मानो सूखे रेगिस्तान के बीच से एक हरा सपना खिल उठा। वही दृश्य जो सैटेलाइट ने कैद किया और दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका बोला, हमने तो बड़े बड़े रेगिस्तान संक्रमण प्रोजेक्ट्स पर अरबों डॉलर खर्च किए। चीन ने ताज्जुब में कहा, इतना तेज बदलाव कैसे? जापान ने इस मॉडल को पूरे एशिया में लागू करने की बात कही और भारत बस मुस्कुराकर बोला, हमने कुछ नया नहीं किया, हमने सिर्फ अपनी मिट्टी पर भरोसा किया। दोस्तों असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि यह सिर्फ जानवर छोड़ देने की बात नहीं थी, यह था धरती के प्राचीन इकोसिस्टम सर्कल को फिर से जीवित करने का मास्टर प्लान। भारत ने पहले इन इलाकों में स्थानीय घासों की पहचान की, वो घासें जो कम पानी में भी जिंदा रह जाती हैं, जिनकी जड़ें 6 से 10 फीट तक जाती हैं और मिट्टी को पकड़कर चलती हवा को भी चुनौती दे देती है। इन घासों के बीज को ब्लैक बक और नीलगाय के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि जहां ये जाते हैं वहां बीज फैलते हैं और गोबर उन्हें प्राकृतिक खाद बनाकर अंकुरित करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्रक्रिया बिन प्लानिंग खुद नहीं हो सकती थी। यहाँ भारत ने चलाया सबसे शांत लेकिन सबसे समझदार हथियार, वाटर ट्रैपिंग डिजाइन। सेना की इंजीनियरिंग कोर ने रेत में ऐसे छोटे छोटे मिट्टी के कटोरे बनाए जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है माइक्रो कंटूर बेसिन्स, यानी बारिश का एक एक बूंद फालतू न जाए। बारिश हुई तो पानी बहकर खो जाने के बजाय इन कटोरों में इकट्ठा हुआ और धीरे धीरे जमीन में समाता गया। ब्लैक बक की चलने की लय, नीलगाय के झुंड का फैलाव और इन छोटे छोटे वाटर पॉकेट्स की बनावट, तीनों मिलकर रेगिस्तान की भूखी मिट्टी में जान डालने लगे। एक तरफ जहां अमेरिका ने हाईटेक ड्रिप इरिगेशन, आयातित घास और महंगे मिट्टी रिकंस्ट्रक्शन लैब्स पर अरबों फूंके, वहीं भारत ने सिर्फ प्रकृति की पुरानी भाषा को फिर से याद किया। ये मॉडल इतना कम लागत वाला निकला कि एक पूरे 1000 हेक्टेयर क्षेत्र की बहाली पर उतना खर्च हुआ जितना अमेरिका सिर्फ एक रिसर्च रिपोर्ट लिखने में जला देता है। और दोस्तों चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे जैसे घास बढ़ी वैसे वैसे स्थानीय बारिश भी बढ़ने लगी। हाँ, वैज्ञानिकों ने पाया कि घास जब बढ़ती है तो हवा में इवोपोट्रांसपिरेशन बढ़ता है और बादल बनने की संभावना भी, यानी धीरे धीरे रेगिस्तान सिर्फ हरा नहीं हुआ, उसकी जलवायु भी बदली। यही वो मोड़ था जिसने दुनिया को झकझोर दिया। सैटेलाइट ने साफ दिखाया, जहां कभी सुनहरी रेती थी आज वहां गहरी हरी नसों जैसा जीवन दौड़ रहा है।
और अब दुनिया पूछ रही है, भारत यह जादू कैसे किया? जबकि जवाब बहुत सीधा है, धरती को सिर्फ धक्का नहीं, साथी चाहिए, और भारत ने उसे साथी लौटा दिया। दोस्तों, अब जरा सोच कर देखिए, जो धरती कभी बंजर थी, अब वहीं मोर नाच रहे हैं, खरगोश दौड़ रहे हैं, लोमड़ियां लौट आई हैं, और सबसे सुंदर दृश्य, सैकड़ों की संख्या में ब्लैक बक हवा को चीरते हुए दौड़ते हैं, जैसे कोई भूला हुआ गीत वापस बज उठा हो। और जब ये दृश्य दुनिया के सामने आए, तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के इस मॉडल को नाम मिला द डेजर्ट ब्रीदिंग प्रोजेक्ट, यानी रेगिस्तान को फिर से सांस देना। अफ्रीका के साहिल क्षेत्र ने अपने विशेषज्ञ भारत भेजे, सऊदी अरब ने राजस्थान आकर इस मॉडल को सीखने के लिए समझौता किया, और ऑस्ट्रेलिया ने इसे $1 बिलियन इको रिस्टोरेशन प्लान में शामिल कर लिया। लेकिन भारत ने बहुत साफ कहा, ये कोई तकनीक नहीं, ये दर्शन है, यह प्रकृति को उसके अपने तरीके से उठाने की कला है, जो हमारी सभ्यता हजारों साल पहले समझ चुकी थी। और दोस्तों, असली बात सुनिए, इस प्रोजेक्ट में भारत ने न तो विदेशी मशीनें खरीदी, न आयातित घास, न अरबों डॉलर झोंके, सिर्फ अपने देश के जानवर, अपनी मिट्टी की घास, अपनी इंजीनियरिंग कोर और ISRO की निगरानी। बस दुनिया ने वहीं गलती की जहां भारत ने रास्ता सही पकड़ा, बाकी सब ने रेगिस्तान से लड़ने की कोशिश की। भारत ने रेगिस्तान से बात की, और जैसे ही धरती ने जवाब दिया, सूखी रेत ने हरा कफन पहन लिया। आज थार के वो हिस्से जो कभी धूल के तूफानों की वजह से बदनाम थे, अब स्थानीय बादलों को रोक रहे हैं, छोटे छोटे जलस्रोत फिर जाग रहे हैं, और गांवों में लोग कहते हैं, पहले हम पानी ढूंढते थे, अब पानी हमें खोज रहा है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ घास उगाने या जानवर छोड़ने की नहीं है, यह कहानी है अपनी धरती को फिर से पहचानने की, अपनी परंपरा पर भरोसा करने की, और यह समझने की कि प्रकृति कोई समस्या नहीं जिसे ठीक किया जाए, प्रकृति वह साथी है जिसे साथ लेकर चला जाए। और जिस दिन ये बात दुनिया समझ लेगी, यकीन मानिए, न सिर्फ रेगिस्तान हरे होंगे, पूरी पृथ्वी फिर से सांस लेना शुरू कर देगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि धरती को फिर से जिंदा करने की आवाज लगी, अगर आपको लगा कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सोच है, एक धड़कता हुआ वादा है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक सिर्फ एक बटन नहीं बल्कि यह विश्वास है कि हम अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही शक्तिशाली, प्रेरणादायक और गर्व से भरी कहानियां आपको लगातार मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कमेंट में लिखिए जय भूमि पुत्र, ताकि दुनिया को पता चले कि हम अब भी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई गर्व भरी कहानी के साथ। जय हिंद।